ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। अपन ने डेफिनेशन देखी थी मनी की, ठीक है, अपन ने मनी की डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने देखा था कि तीन चीजें बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी पर्सन, किसी भी चीज को मनी कैलकुलेट करने के लिए या मनी कंसिडर करने के लिए तीन चीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फेथ। हमें उस चीज पे क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। सेकंड चीज हमने देखा था कि मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल नहीं है तो अपन वो मनी कंसीडर करेंगे क्या, नहीं कंसीडर करेंगे। और थर्ड चीज हमने देखी थी कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी वैल्यू हम प्रोवाइड करते उसका स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए मनी। ठीक है, ये मनी के डेफिनेशन में अपन ने तीन चीजें देखी थी। आज हम देखने वाले हैं कि जो मनी आज हम यूज करते हैं वो कैसे इवॉल्व हुआ। मैंने तुम्हें बोला था कि मनी अपना इन्वेंशन है ना कि डिस्कवरी। हमने नेचर से डिस्कवर नहीं किया, ये अपना इन्वेंशन है। और ये जो इन्वेंशन है वो भी एक साथ हमने डिस्कवर नहीं किया, थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट करते गए, थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन आता गया। जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए ना, वैसे ही मनी अपना इवॉल्व होता गया टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं मनी। सबसे पहला, ठीक है, तो जर्नी ऑफ मनी। देखो, जब हमने शिकार करते सबसे पहले हम क्या करते थे, शिकार वगैरह करते थे, केव्स में रहते थे। तब हम क्या करते थे, हमारा फूड खुद ही कलेक्ट करते थे और फूड खुद ही कंज्यूम करते थे। हमें दूसरों की कोई जरूरत पड़ती थी क्या, नहीं। पर बाद में क्या हुआ, विलेजेस इस्टेब्लिश होते गए। क्या इस्टेब्लिश होते गए, विलेजेस। हाँ, विलेजेस इस्टेब्लिश होते गए। अब विलेजेस जैसे इस्टेब्लिश हुए, यहाँ पे एक चीज हुई, यहाँ पे हुआ स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। अभी एक ही पर्सन अपना फूड कलेक्ट करेगा, अपना शेल्टर खुद बनाएगा और खुद रहेगा, खुद अपनी नीड सेटिस्फाई करेगा। ये सारी चीजें बंद हो गई। जैसे अपन विलेजेस स्ट्रक्चर फॉलो किया तब स्पेशलाइजेशन आया। स्पेशलाइजेशन यानी मैं सिर्फ एक काम करूंगा, मैं सिर्फ एक गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करूंगा, बाकी के लोग भी सिर्फ एक या दो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। फिर नेक्स्ट चीज देखिए कि ये जो स्पेशलाइजेशन आया उसकी वजह से अपन ने एक से एक ही तरीके का गुड्स प्रोड्यूस करना चालू किया। पर अपने को लाइफ में जीने के लिए क्या एक ही तरीके का गुड्स चाहिए क्या, नहीं, अपने को एक से ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए सबसे जरूरी हो गया एक्सचेंज। सबसे जरूरी क्या हो गया, एक्सचेंज। हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें हमने स्पेशलाइजेशन किया था, जो हमने प्रोड्यूस किए थे, वो हम एक्सचेंज करने लगे दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के साथ जो बाकी के लोगों ने स्पेशलाइजेशन करके अर्न किए थे या प्रोड्यूस किए थे। समझ आ गया, ठीक है, समझ रहा है क्या, ठीक है। और यही एक्सचेंज को अपन क्या बोलते हैं, यही एक्सचेंज को अपन क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जो सामने वाले का स्पेशलाइजेशन है वो गुड्स तैयार करता है, हमारा जो स्पेशलाइजेशन है हम वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हमें एक दूसरे के गुड्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। हमारे गुड्स सामने वाले को देते हैं और सामने वाले के गुड्स हम खुद लेते हैं। ठीक है, पर बार्टर में हमने देखी थी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस थी। देखी थी क्या, सबसे पहली लिमिटेशन हमने देखी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फिर देखा था लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन वैल्यू को एक गुड्स को कॉमन वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने थर्ड चीज देखी थी डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी हमने दो चीजें देखी थी जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है। ठीक है, अब समझो, जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को अपन एक बार वापस से रिवाइज करते कि जो इस पर्सन को चाहिए, इस पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को क्या चाहिए था, एप्पल, सॉरी, फर्स्ट पर्सन को कोई और फ्रूट चाहिए था, उसके पास एप्पल था देने के लिए। तो क्या करेगा, वो अपने एप्पल दूसरे को देगा और दूसरे से सामने वाले के पास जो फ्रूट है वो लेगा। पर इसमें हमने देखा था कि दो दोहरा कोइंसिडेंस चाहिए। एक तो कि जो हमें चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट कोइंसिडेंस। और दूसरा कोइंसिडेंस ये होना चाहिए कि जो सामने वाले के पास है वो हमें चाहिए। पर हमने देखा था कि जो सिंगल कोइंसिडेंस है, यानी जो सामने वाले को चाहिए वो हमारे पास है, ये जो कोइंसिडेंस है ये होना बहुत आसान है। पर जो डबल कोइंसिडेंस है, दोनों भी कोइंसिडेंस एक ट्रांजेक्शन में होना बहुत मुश्किल है। ये वहां के लोगों को जो बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे उनको भी समझ में आ गया। तो फिर उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि देखो, ये जो सिंगल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो होना बहुत इजी है, तो अपन क्यों ना उसे किसी और गुड्स के साथ एक्सचेंज करें जो सबको चाहिए।
मनी का कोई कंसेप्ट नहीं है, उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि पैसा नाम की कोई चीज होगा, उनको कुछ पता नहीं है नोट्स वगैरह के बारे में या कॉइन्स के बारे में। ये बहुत साल पहले की बात है, ये आज से 5 से 8 हजार साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि सिंगल कोइंसिडेंस होना तो बहुत जरूरी इजी है, कि मेरे पास जो है वो सामने वाले को चाहिए, ये सिंगल कोइंसिडेंस होना बहुत इजी है। तो हार्ड क्या है, हार्ड है डबल कोइंसिडेंस। तो डबल कोइंसिडेंस में जो दूसरा कोइंसिडेंस होता है, क्यों ना हम उस गुड्स को एक्सचेंज करें जो गुड्स सबको चाहिए, यानी वो क्वेश्चन मार्क, वो गुड्स सबको चाहिए, ऐसा गुड्स कोई हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचना चालू किया, तो सोचो तो कौन सा गुड वहां पे रखे जो सबको चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि सबको कौन सा चाहिए, फिर उसमें वही नहीं होना चाहिए कि जो सबको चाहिए, उसमें दूसरी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। अब दूसरी क्वालिटीज कौन सी थी, कि वो इजी टू स्टोर होना चाहिए। तो हमने कंसिडर किया कि जो सबको चाहिए वो टमाटर है, तो टमाटर को दूसरा गुड कंसिडर करते, पर वो तो खराब हो जाते। तो उन्होंने सोचा कि इजी टू स्टोर भी होना चाहिए। और यहाँ पे कोई लीगल सिस्टम भी नहीं थी कि अगर हम एक कोई गुड्स को अगर ऐसा कंसिडर करें कि वो सबको चाहिए तो उसे ट्रांजैक्शन का सेकंड कोइंसिडेंस बनाए, तो वो एनफोर्सेबल भी नहीं था, कोई लॉ या रूल्स नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो अगर सामने वाले ने या किसी और ने लेने से इनकार भी किया तो मैं खुद कंज्यूम कर सकूं। समझ गया, क्या होना चाहिए, सबको चाहिए ऐसा होना चाहिए। फिर होना चाहिए इजी टू स्टोर, यानी पेरिशेबल नेचर का नहीं होना चाहिए। और थर्ड चीज चाहिए कि अगर किसी ने नहीं लिया, इन केस किसी ने नहीं लिया तो वो मैं यूज कर सकूं, ये चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज हमने देखी थी कि वो रिलेटिवली रेयर होना चाहिए। अगर रेयर नहीं है, समझो अगर रेयर नहीं है तो कोई भी वो गुड्स बना लेगा, कोई भी गुड्स बना लेगा, सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा और ट्रांजेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो रेयर नहीं तो उस पे से हमारा कॉन्फिडेंस हट जाएगा। तो वो रेयर भी होना चाहिए। फिर लास्ट में हमने देखा था इजीली मेजरेबल होना चाहिए। मनी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि वो इजीली मेजरेबल है, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। और फिर लास्ट में क्या है, ड्यूरेबल नेचर का, यानी वही चीज कि पेरिशेबल नेचर का नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबल नेचर का होना चाहिए। तो लोगों ने सोचा ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो ये सारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करती है, ऐसी कौन सी चीज है जो सारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करती है। और उनको जवाब मिला, ठीक है, और वो थे काउरी सी शेल्स। ये रेयर भी थे, ये सबको चाहिए भी थे, ठीक है, ये सबको चाहिए भी थे क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स में यूज होते थे। मतलब अगर किसी ने ये लेने से इनकार कर दिया तो हम ऑर्नामेंट में यूज कर सकते। इजी टू स्टोर थे, रेयर थे, और ड्यूरेबल नेचर के थे, और इजीली मेजरेबल थे। इनको मेजर किया जा सकता है ना, एक दो ऐसे मेजर कर सकते हैं ना अपन। तो ये सारी कंडीशन से काउरी सीशेल सेटिस्फाई करते थे। समझ गया, ठीक है। फिर ये काउरी सीशेल्स के साथ साथ ये तो ऐसा सीशेल है जो सबसे ज्यादा पैसे की तरह यूज हो गया, पर इसके अलावा भी और कोई गुड्स है जो ये 6 कंडीशन सेटिस्फाई करते थे और वो भी पैसे की तरह यूज होने लगे, यानी सेकंड लेग की तरह, यानी सेकंड कोइंसिडेंस की तरह यूज होने लगे। वो थे, देखो ये तो हो गया काउरी सीशेल। नेक्स्ट चीज थी सॉल्ट, एनिमल टस्क। टस्क यानी क्या, उसकी जो सोंड ये होती है, दांत होते हैं एनिमल के, उसको टस्क बोलते हैं। फिर एनिमल हाइड मतलब एनिमल की स्किन, फिर फेदर्स या ग्रेन्स, ये सारी चीजें भी एज अ सेकंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन, एज अ सेकंड कोइंसिडेंस इन अ बार्टर सिस्टम यूज होने लगा। और इसको ही क्या बोलते हैं, बताए, इसको ही बोलते हैं कमोडिटी मनी। इसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी मनी। यही सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे बुक का, कमोडिटी मनी। समझ गया, ठीक है। अब देखो कमोडिटी मनी, कमोडिटीज आर यूज्ड एज अ मनी बेस्ड ऑन द कल्चर एंड बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। मतलब जरूरी नहीं था कि जो सॉल्ट और जो सी सेल्स की बात हमने की वो सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होने लगा। जहां पे वो सी सेल्स मिलते थे वहां पे यूज होता था, जहां पे सॉल्ट रेयर था वहां पे सॉल्ट यूज होते थे, कुछ जगह पे ग्रेन्स यूज होते थे। मतलब क्या, तुम्हारे क्लाइमेट के हिसाब से और तुम्हारे जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो चीजें जो कमोडिटी मनी यूज होने वाली है वो चेंज होती थी, ठीक है। और एक चीज समझना, ये वो टाइम है जहां पे मेटल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, मेटल्स रिलेटिवली रेयर थे, और रेयर मेटल यानी गोल्ड वगैरह तो ज्यादा डिस्कवर भी नहीं थे, ठीक है। इसीलिए अपन कमोडिटी यूज करते थे। पर ये कमोडिटी को यूज करना इतना रिलायबल नहीं था।
कमोडिटी को यूज करना इतना रिलायबल नहीं था, क्योंकि कमोडिटी एक्चुअली कभी कभी हम कंज्यूम कर लेते हैं, कभी कभी खराब हो जाती है। कुछ कुछ कमोडिटीज होती है जो ज्यादा देर तक हम नहीं रख सकते। तो उसका सॉल्यूशन क्या था? उसका सॉल्यूशन निकाला आज से 4000 साल पहले मेसोपोटामिया एम्पायर ने। ये सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है। इनका देखो, ये पेंटिंग ही देखो कि कितने अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है सिविलाइजेशन को। ठीक है, 4000 साल पहले हुई है सिविलाइजेशन। तुमने एक बुक शायद तुमने सुना होगा, ग्रेट रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताया गया है कि सेविंग वगैरह कैसे कर सकते थे। रिसेंटली जो अंकुश सर ने बताया ना तुम्हें, सेम चीज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में लिखी है, पढ़ना। और वो जो बुक है वो कैसे बनाया पता है? 4000 साल पहले जो ये सिविलाइजेशन थी, जिसके ब्रिक्स हमें मिले, उस ब्रिक्स पे जो लिखा था उसके बेसिस पे वो बुक लिखी गई है। सोचो वो कितनी एडवांस बुक थी, कितनी एडवांस फाइनेंस स्ट्रक्चर वहां पे था। तो इन्होंने सबसे पहले रेयर मेटल को यूज करना स्टार्ट कर दिया एज अ मनी। रेयर मेटल को यूज करना स्टार्ट कर दिया एज अ, ठीक है, ठीक है। पर ये मेटल्स में भी प्रॉब्लम थे कि कुछ मेटल खराब नहीं हो जाते थे। उन्होंने, ये प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि जो मेटल्स के टुकड़े होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज के नहीं होते, कोई छोटा टुकड़ा कोई बड़ा टुकड़ा। तो डिस्प्यूट हो जाता था कि ये ट्रांजेक्शन के बदले तुमने मुझे मेटल दिया, गोल्ड दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये टुकड़ा छोटा है तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये सारे डिस्प्यूट हो जाते थे। तो फिर डिसाइड हुआ कि सेम एरिया के या सेम साइज के कॉइन्स यूज होने लगेंगे, सेम साइज के मेटल्स यूज होने लगेंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉइन्स। जिसको क्या बोलेंगे हम? कॉइन्स। ठीक है। तो कॉइन्स में क्या होता था? रेगुलर साइज मेटल पीसेस, रेगुलर साइज मेटल पीसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कॉइन्स। कॉइन्स एकदम सेम साइज के होते हैं सभी, बराबर है? ठीक है। अब समझना, ये जो कॉइन्स होते हैं इनकी दो वैल्यूज होती है, दो वैल्यूज। एक तो फेस वैल्यू और दूसरी होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू का मतलब क्या है? फेस वैल्यू का मतलब सिंपल है, जो कॉइन के फेस पे लिखा है वो उसकी फेस वैल्यू। 10 रुपए के कॉइन पे लिखा है 10 रुपए, तो वो 10 रुपए क्या है? उसकी फेस वैल्यू। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेटल को पिघला के, वो मेटल बेच के जो मिलेगा, वो होती है उस मेटल की या उस कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 रुपए का कॉइन पिघलाते हैं, उसमें से जो निकेल होता है वो अगर बेचने निकल जाते तो वो हो जाएगा 3-4 रुपए का, 3-4 रुपए का निकेल उसमें से निकलेगा, वो बेचते तो वो उस कॉइन की हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। पर उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 5 रुपए। उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 5 रुपए। तो इसके बेसिस पे हमें दो तरीके के कॉइन्स मिले। एक तो, एक मिनट, यहाँ के नाम हट गए, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे था स्टैंडर्ड कॉइन, स्टैंडर्ड कॉइन जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होती थी, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉइन। यानी फॉर एग्जांपल, एक गोल्ड कॉइन है जिसकी वैल्यू लिखी है 1000 रुपए, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। अगर तुम वो गोल्ड का कॉइन पिघलाते हो और वो गोल्ड बेच देते हो, तभी भी तुम्हें कितने मिलेंगे? 1000 रुपए मिलेंगे। तो उस कॉइन को बोलते थे स्टैंडर्ड कॉइन या फुल बॉडीड कॉइन। क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड कॉइन या फुल बॉडीड कॉइन। और दूसरे जो टाइप है वो होते थे टोकन कॉइन। जो आज हम यूज करते हैं वो क्या है? टोकन कॉइन। इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है और टोकन वैल्यू ज्यादा होती है। समझ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू है कम, टोकन वैल्यू है ज्यादा। फॉर एग्जांपल, 10 के कॉइन का जो मेटल पिघला के अगर बेचने निकलोगे तो 3-4 रुपए का हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपए का। मैं तो बोलता हूँ 3-4 रुपए भी मैंने ज्यादा बोल दिए। पर उसकी फेस वैल्यू कितनी है? और उसको अपन 10 रुपए ही मानते हैं। ठीक है, तो कॉइन की दो वैल्यूज, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके बेसिस पे दो कॉइन्स, स्टैंडर्ड कॉइन या टोकन कॉइन। हाँ, मतलब, हाँ, और वैल्यू कम है। हाँ, उल्टा नहीं हो सकता ना। कोई तू समझ कि कोई जो 1000 रुपए का कॉइन है वो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे क्यों बेचेगा? फिर सामने वाले का मोटिव क्या हो जाएगा कि मैं ये इसके मेटल की तो कीमत 10,000 है तो मैं उसे पिघला ही देता हूँ, तो ऐसा ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पाएगा कभी। तुम यही बोल रहे हो ना कि ऐसी फेस वैल्यू कम हो और मेटल की वैल्यू ज्यादा हो, ऐसा कोई कॉइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि मैंने भी अगर तुम्हें ऐसा कोई कॉइन दे दिया कि 10 रुपए का गोल्ड का कॉइन, तो तुम क्या करोगे? वो सामने वाले को दोगे क्या? नहीं, तुम उसे पिघला के वो 1000 रुपए ले लोगे गोल्ड के। समझ गया? तो ऐसा कॉइन पॉसिबल नहीं है।
अब मेटल मनी में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, मेटल्स मनी में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब समझो ये बात कर रहे अपन 1000 साल पहले की, आज से 1 या 1500 साल पहले की। अब बहुत बड़े बड़े मर्चेंट्स थे और उनके पास था बहुत पैसा, अंधा पैसा, ठीक है। तो वो पैसा अब उनको स्टोर करना पड़ता था, और किसी को अगर देने हैं उन्हें बहुत सारे पैसे, तो वो उसे उठा के लेके जाना पड़ता था। कितना प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है, उठा के लेके जाना है। दूसरी चीज है चोरी होने का डर। इतना सारा पैसा, अगर तुम्हें एक रूम, इतना सारा पैसा कि पूरे रूम ये पैसे से भरी है, तो चोरी होने का डर, इंसान सो नहीं पाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज है, लोगों ने होशियारी करना चालू कर दिया कि बड़े बड़े कॉइन्स को पिघला के उसके दो छोटे छोटे कॉइन्स बना दिए और फेस वैल्यू सेम लिखी। और छोटे छोटे मतलब एकदम ऐसे हाफ नहीं कर दिए, एकदम छोटी की जो नोटिस भी नहीं किया जा सकता, ऐसा चेंज की जो नोटिस ही नहीं किया जा सकता। मतलब सपोज 10 कॉइन है, वो 10 को पिघलाया होगा और उसके 11 कॉइन बनाए होंगे, तो 10 के 11 कॉइन बन गए, तो एक कॉइन का उन्होंने क्या कर दिया, एक कॉइन का क्या कर दिया, जोल कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या, इसका भी सॉल्यूशन सोचा लोगों ने, और ये सॉल्यूशन निकाला 1300 साल पहले चाइनीज डायनेस्टीज ने। चाइनीज डायनेस्टीज ने इसका सॉल्यूशन निकाला, और इसका सॉल्यूशन था, देखो समझो इस सॉल्यूशन को समझना, ये तुम्हें पेपर मनी हम क्यों यूज करते हैं ये समझ में आ जाएगा। आज हम पेपर मनी क्यों यूज करते हैं, इससे तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो तुम इतना पैसा रखते हो, चोरी होने का डर होता है, इतना पैसा तुम्हें उठाना पड़ता है, कितना तुम्हें मतलब तुम्हारी पीठ खराब होती जाती होंगी, इतना पैसा, तो तुम एक काम कर दो, ये पैसा तुम हमें दे दो लॉकर में, तिजोरी में हम रखते, उसको मिंट बोलते, मिंट, उसको मिंट बोलते, तुम मिंट में ये पैसा रख दो। अब पब्लिक नाराज हो गई, कैसे दे हम तुम्हें पैसा, हाँ हमारा इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम तुम्हें क्यों दे। तो उन्होंने कहा रुको रुको, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पैसा नहीं मांग रहा हूं, पैसों के बदले मैं तुम्हें कुछ दूंगा, पैसों के बदले मैं तुम्हें एक कागज दूंगा जिसका नाम है IOU। उसका नाम क्या है, IOU। अब IOU का मतलब भी उसके नाम जैसा सेम होता है, IOU मतलब मैं तुम्हें देने के लिए लायबल हूं, ठीक है, मैं तुम्हें देने के लिए लायबल हूं। अब कोई भी एक नोट दे दो मुझे जल्दी। IOU का मतलब समझा, मैं तुम्हें उधारी कबूल करता हूं, हाँ ठीक है, दे दो। हाँ, अब ये नोट पे का मैं पढ़ रहा हूं, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। ये सेम हो रहा है, ये हमें गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 100 रुपए देने का वचन देता हूं। तो ये IOU भी सेम काम करते थे, IOU भी सेम काम करते थे। वो ऐसे लिखा हुआ रहता है कि इस आदमी ने हमारे पास 1 किलो गोल्ड या 10 कॉइन गोल्ड जमा किए हैं, और हम उसे वापस दे देंगे जब वो IOU लेकर आएगा। तो तुम जब वो IOU लेकर वापस गवर्नमेंट के पास या उस राजा के पास जाते थे, वो IOU लेता था, वो फाड़ देता था, और उसके बदले तुम्हारा जो कॉइन्स थे वो वापस देता था, जैसे अपन सेविंग अकाउंट में करते, सेम वैसी चीज होती थी। तो क्या हुआ समझो, तो ये IOU सबने खरीद लिया, क्योंकि ये IOU बहुत हैंडल करने के लिए बहुत आसान थे। अब मैं 10 करोड़ जेब में लेके घूम सकता था, और ये IOU का ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक कॉइन के लिए एक IOU बनेगा, ये वो अपने मन से कितने कॉइन के लिए भी IOU बना सकते थे, समझ रहे, कितने कॉइन से बना सकते थे, और ये बहुत आसान हो गया। और फिर लोगों ने क्या किया, वो स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में IOU बनाना स्टार्ट कर दी। कॉइन को तुम आधा कर सकते हो क्या, बहुत मुश्किल होंगी, और कॉइन को आधा किया तो हो सकता है सामने वाला एक्सेप्ट ना करे वो कॉइन, पर वो IOUs को तुम कर सकते हो। मतलब फाड़ना नहीं है हमें, मतलब उनको बोलना है, जिनको तुम गोल्ड दे रहे हो उनको बस बोलना है कि मुझे एक एक कॉइन के लिए एक एक IOU दे दो, वो दे देते थे। तुम ये भी बोल सकते थे कि 1000 कॉइन का मुझे एक ही IOU दे दो, जैसे अपन यूज करते हैं 10 की नोट, 15 की नोट, 20 की नोट, 100 की नोट, ठीक है, 15 की नहीं। तो ये सभी लोग अभी इकोनॉमी में, अभी किसी के पास गोल्ड नहीं है, समझो इकोनॉमी में अभी किसी के पास गोल्ड नहीं है, सबके पास क्या है, IOU। अब वो उन्होंने ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो वो क्या यूज कर रहे थे, तो उन्हें जो सेकंड कोइंसिडेंस था वो क्या हो गया अभी, IOU, ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब ये समझो कि किसी के पास अगर सभी कंट्री के IOU हम निकाल लेते हैं
और उससे एक साथ लाते उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते, मतलब उतना सेम अमाउंट का गोल्ड हमारे तिजोरी में होगा, हमारे कंट्री के तिजोरी में उतने सेम अमाउंट का गोल्ड होगा, बराबर है। क्योंकि वो आईओयूज किसको रिप्रेजेंट करते थे, वो रिप्रेजेंट करते थे गोल्ड को, समझा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उतने ही आईओयूज वहां पे रहते थे, ठीक है। ये थे आईओयूज जो 1300 साल पहले हम यूज करते थे। उस पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर लिखे हैं कॉइन्स, ऊपर कॉइन्स लिखे, देखो कॉइन्स दिख रहे हैं, कॉइन्स का ड्राइंग निकाला हुआ है, ठीक है, एक मिनट, हाँ कॉइन का ड्राइंग निकाला हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, उतने कॉइन उस आदमी ने किंग के पास या उस डायनेस्टी के पास जमा किए होंगे या मिंट के पास जमा किए होंगे, सेम ये आईओयू ओरिजिनल है, ठीक है, ऐसा ही आईओयू होता था। टोंग डायनेस्टी या और सोंग डायनेस्टी, उन्होंने इन दोनों में से कोई तो भी है, इन्होंने आज से 1300 साल पहले यूज करना चालू किया, यानी 7th सेंचुरी एडी में ये स्टार्ट किया, और इसका फुल फ्लेज जो इस्तेमाल हुआ वो हुआ 13th सेंचुरी एडी, मतलब साल 1300 से, साल 1300 से आईओयू, ठीक है। तो ये था अपना आज का। अब सवाल उठता है कि क्या हम जो पैसा होल्ड करते हैं उसके बदले भी आरबीआई ने कहीं ना कहीं गोल्ड स्टोर करके रखा होगा, हाँ या ना, पर ऐसा नहीं है। इसका आंसर अपन जानेंगे कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में, ठीक है। हमारे पास वो गोल्ड है ही नहीं उतना, नहीं है बोला ना।